हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम मुग़ल काल के सबसे अंतिम टॉपिक में पहुंच गए हैं, जो कि है औरंगजेब का। इससे पहले मैंने आपको शाहजहाँ का टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि शाहजहाँ के ही काल में जिस समय वो गद्दी पर था, तो उसी समय उसके बेटे यानी कि जो 4 बेटे थे उसके, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, इन चारों के बीच में जो है उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो जाती है। और इनमें से भी 2 प्रमुख जो थे वो थे दारा शिकोह और औरंगजेब, जिसके बीच 3 प्रमुख युद्ध हुए, जो कि था धर्मत का युद्ध, जो कि अप्रैल 1658 में हुआ। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में हुआ, जिसके बाद ही औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और एक अंतिम युद्ध और हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, जो था दोराई की घाटी का युद्ध। तो इस तरह से बाद में दारा शिकोह और मुराद बख्श को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया, और शाह शुजा की जो मृत्यु थी वो अन्य परिस्थितियों में हो चुकी थी। तो इस तरह से औरंगजेब जो है गद्दी में बैठता है 1658 तक, 58 में, और इसकी जो मृत्यु होती है वो 1707 ईस्वी में हो जाती है। तो चलिए अब इसका शुरू से परिचय पढ़ते हैं। तो अगर जन्म की बात की जाए तो 1618 ईस्वी में उज्जैन में हुआ। माता का नाम मुमताज महल, ठीक है, पिता शाहजहाँ। विवाह इसका जो हुआ था वो हुआ था दिलरास बानो बेगम से, जिसको राबिया बीवी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन थी? तो ये फारस के एक राजघराने की पुत्री थी, यानी कि शहनवाज की पुत्री थी। पुत्र इसके कौन कौन है देखिए, मुअज्जम, जो आगे बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है, और उत्तर मुगल काल में यही जो है आगे चल कर के शासक बनेगा। मोहम्मद अकबर, जिसको अकबर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद सुल्तान, ये इसके पुत्र के नाम है। और एक पुत्री और थी इसकी, जिसका नाम है मेहरुनिशा, ठीक है। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक की बात करते हैं तो औरंगजेब को सर्वप्रथम युद्ध का अनुभव ओरछा के झुंझर सिंह के विरुद्ध हुआ था। तो देखिए ये 1635 में हुआ था, शाहजहाँ के काल में ही, और इसका नेतृत्व औरंगजेब ने किया था। और ये इसकी पहली राजनीतिक जो थी जीत थी, ठीक है। वह 1636 ईस्वी से 1644 ईस्वी एवं 1652 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ। इसके अतिरिक्त वह गुजरात, मुल्तान एवं सिंध का गवर्नर भी रहा। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया, और राज्याभिषेक के अवसर पर औरंगजेब ने अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पाशा गाजी की उपाधि धारण की। तो ये तो था इसका प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक के बारे में। तो अब चलते हैं इसके राजनीतिक अभियान और जो इसके शासनकाल में प्रमुख विद्रोह हुए उसके बारे में आज हम जानेंगे। बाकी जो भवन निर्माण, इमारतें, साहित्य वगैरह है वो मैं आपको दूसरे टॉपिक में बताऊंगी, दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अगर इसी में बता दिया तो बहुत ज़्यादा टॉपिक लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसमें सिर्फ हम राजनीतिक अभियान और प्रमुख विद्रोह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण विजय की। तो इसके कारण क्या थे? तो कारण ये थे कि 1656 और 57 की जो इस संधि थी उसका उल्लंघन किया जाना, विशेषतः बीजापुर द्वारा 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष न देना। तो देखिए जो 1 नवंबर 1656 में संधि हुई थी, उसमें ये संधि हुई थी कि जो शिवाजी थे यानी कि मराठा थे, उन्होंने संधि की थी मुगलों से कि पूना, जो कि शिवाजी का पैतृक स्थान या निवास स्थान था, और कल्याण भिवंडी तक का क्षेत्र मुगलों के अधिकार में चला गया था, यानी कि उसको मुगलों को दे दिया गया था। पर इसकी बाद में जो है इस संधि का जो है उल्लंघन किया जाने लगा। जो मराठास थे वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको भी अपना क्षेत्र विस्तार और साम्राज्य विस्तार करना था। तो इस तरह से संधि का उल्लंघन हो रहा था। दूसरे कारण बीजापुर द्वारा शिवाजी की मदद करना, और गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद करना। तो दोनों के दोनों ही मुगलों के विरुद्ध थे। अब ये बात ये आती है कि सभी के सभी दक्षिण विजय या दक्षिण अभियान चलाते थे। क्यों? क्योंकि दक्षिण की आर्थिक संपन्नता थी, यानी कि वो आर्थिक गतिविधियों से बहुत ही शक्तिशाली था, और इन राज्यों का सिया अनुयायी होना।
दक्षिण में औरंगजेब के अभियान को दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए अब इसको जो है दो भागों में बांटा गया। अब देखिए आप इसको इस तरह से पढ़िए कि 1660 से 81 तक के जो अभियान चलाए गए वो उसमें औरंगजेब बहुत से सेनापतियों को भेजता है, यानी कि अलग अलग के नेतृत्व में ये अभियान चलते हैं और 1681 के बाद उसने स्वयं नेतृत्व किया। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब जो ये अभियान थे उसके कर्म देखिए, जो जो सेनापति जिस जिस कर्म में नेतृत्व करते हैं। सबसे पहले शाइस्ता खान जो कि औरंगजेब का मामा था, जय सिंह, मुअज्जम, बहादुर खां, शाह आलम और उसके बाद स्वयं औरंगजेब इसका नेतृत्व करता है। तो सबसे पहले हम बीजापुर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 1656 ईस्वी की संधि को पूर्ण न कर पाने के आरोप में जय सिंह के नेतृत्व में बीजापुर पर आक्रमण किया गया। इस समय तक जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि जो कि 1665 के तहत यह आश्वासन ले लिया था कि शिवाजी मुगलों की सहायता करेगा। अब देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 1656 की जो संधि हुई थी उसका उल्लंघन हो रहा था, तो इसके कारण जो औरंगजेब है वो जयसिंह को भेजता है दक्षिण अभियान के लिए, बीजापुर के या गोलकुंडा के अभियान के लिए। तो उसमें जयसिंह जो है शिवाजी से पुरंदर की संधि कर लेता है। ये मराठास के टॉपिक में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी और उसमें डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो इस संधि में आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, सुन लीजिए कि क्या होता है। पुरंदर के संधि में शिवाजी के जो 35 दुर्ग थे यानी कि किले थे, उनमें से 23 किले जो हैं वो मुगलों को देने पड़ते हैं। और एक और संधि होती है कि जो संभाजी यानी कि शिवाजी का पुत्र होता है वो 5000 के मनसबदार बनकर मुगल की सेवा करेगा। इस तरह की एक और संधि होती है। और एक तीसरी संधि ये होती है कि शिवाजी ने एक विश्वास दिलाया था कि वो बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की मदद करेगा। तो ये जो संधि थी वो भी 1666 तक ही चलती है। इसका भी उल्लंघन हो जाता है तो जो औरंगजेब होता है वो जयसिंह को वापस बुला लेता है, उससे नाखुश होता है और जयसिंह को वापस बुलवा लेता है। 1672-73 ईस्वी में जब सिकंदर आदिल शाह शासक बना तो उसके समय दो गुटों में बट गया। जो दरबार था वो दो गुटों में बट गया। अब देखिए सिकंदर आदिल शाह कौन था? ये आदिल शाह का बेटा था यानी कि पुत्र था। आप इसको आदिल शाह द्वितीय भी कह सकते हैं। तो होता ये है कि जब बीजापुर का सुल्तान जो था आदिल शाह, जब वो मर जाता है, उसकी जो मृत्यु हो जाती है, तभी तो औरंगजेब जो होता है वो देखता है कि अब जो है बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिलाना आसान है। तो जो शिवाजी है वो बीजापुर की बागडोर संभालते हैं। तो इस तरह से शिवाजी भी अपना जो है साम्राज्य विस्तार करने में लगे हुए थे, तो इधर से मुगल भी अपना साम्राज्य विस्तार करने पर लगे हुए थे। तो इस तरह से हर कोई जो है बीजापुर गोलकोंडा को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। अब देखिए आदिल शाह जो शासक बना वो इतना अच्छा नहीं था, इतना साहसी नहीं था और उसका दरबार भी दो गुटों में बट गया, जिसका एक का नेतृत्व कर रहा था ख्वास खां और दूसरे का कर रहा था बेलोल खां। अब इससे क्या हुआ, इन गुट से क्या हुआ कि जो राजनीतिक एकता थी इनकी वो प्रभावित हुई और अनंततः 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व किया और बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आपको बीजापुर की। अब चलिए देखते हैं गोलकुंडा की। 1678 ईस्वी तक यहाँ अब्दुल्ला कुतुब शाह का शासन था, ठीक है, गोलकुंडा में, और वह किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहा। किंतु जब अबुल हसन शासक बना तो प्रशासनिक जो वास्तविक जिम्मेदारी थी वो दो ब्राह्मण भाइयों मदन्ना और अखन्ना पर थी, जो कि शिवाजी के क्या थे, मित्र थे। तो इससे क्या हुआ कि वो शिवाजी के साथ मिल गए। इस तरह से 1685 ईस्वी में मुअज्जम के नेतृत्व में अभियान भेजा गया और 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व संभाला और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस तरह से गोलकुंडा बीजापुर अब जो है मुगल साम्राज्य में मिल चुके हैं। दक्कन का मराठा अभियान। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा मुगल संघर्ष की शुरुआत हुई और पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में अल्पकालिक समझौता भी हुआ। तो मैंने आपको जो 1665 की पुरंदर की संधि है वो भी बता दी
ठीक है। तो उसमें क्या क्या हुआ था कि शिवाजी को अपने 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े, और जो उनका पुत्र था यानी कि संभाजी, वो 5000 के मनसबदार बनकर मुगल की सेवा में गया। और शिवाजी ने बीजापुर से मुगलों से ये आश्वासन दिलाया था, ये समझौता किया था कि वो बीजापुर के विरुद्ध उनकी मदद करेगा। ठीक है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो अब देखिए टर्निंग पॉइंट ये आया कि जो शिवाजी थे उनकी मृत्यु हो गई 1680 में। इसके बाद जो औरंगजेब है उसने कूटनीति की जगह शक्ति का सहारा लिया और शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे उसकी हत्या करवा दी, और साहू जो कि संभाजी का पुत्र था उसको गिरफ्तार कर लिया। कब? 1690 में या 89 में। राजा राम और ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से मराठा ने संघर्ष जारी रखा। निरंतर संघर्ष में मुगलों को सफलता नहीं मिल सकी। तो ये देखिए इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो मराठा का नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो औरंगजेब के बाद मैं टॉपिक लाऊंगी वो मराठास का ही होगा। तो मराठास के टॉपिक में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी, किस तरह से उनके उत्तराधिकारी आए, किस तरह से उनका साम्राज्य विस्तार हुआ। तो ये सब आप उस टॉपिक में भी पढ़ेंगे। अब देखिए औरंगजेब कालीन प्रमुख विद्रोह, कौन कौन से विद्रोह हुए थे औरंगजेब के काल में। जाट विद्रोह, औरंगजेब के शासनकाल में तिलपत के जमींदार जो कि हरियाणा में है, गोकुल जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह कर दिया। मुगल सेना ने गोकुल को पराजित कर मृत्युदंड दिया। ये तो था पहला जाट विद्रोह। अब दूसरे जाट विद्रोह की बात करें तो राजा राम जाट के नेतृत्व में किया गया। राजा राम ने मुगल सेनापति की हत्या कर सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में लूटपाट की। तो ये दूसरा जाट विद्रोह था। तीसरा जाट विद्रोह जो था उसमें राजा राम का इसी का ही भतीजा, जिसने दूसरा जाट विद्रोह किया, उसी का ही भतीजा चूड़ामन के नेतृत्व में हुआ, जो दबाया नहीं जा सका। अनंता सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की। तो देखिए ये प्रीलिम्स फैक्ट से तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर कभी आप अगर मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट देगा ये सब चीज़ें। बाकी प्रीलिम्स में इसका कोई भी महत्वपूर्ण रोल नहीं है। अब देखिए बुंदेला विद्रोह। चंपत राय बुंदेला ने 1661 ईस्वी में एक विद्रोह किया। हालांकि इस विद्रोह को जल्दी दबा दिया गया। कालांतर में चंपत राय के बेटे छत्रसाल ने पुनः विद्रोह किया। देखिए शाहजहाँ के टॉपिक में भी मैंने बताया था कि छत्रसाल के नेतृत्व में जो है बुंदेला विद्रोह सबसे भयंकर हुआ था। 1705 ईस्वी में औरंगजेब ने उससे संधि कर ली, और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, अगर आपको औरंगजेब की मृत्यु की एग्जैक्ट डेट याद करनी है तो वो है 3 मार्च 1607 ईस्वी। ठीक है। तो आप 1707 ईस्वी आप इसको नोट कर लीजिए, 3 मार्च 1707 ईस्वी। तो उसके बाद जो है ये जो है बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया। सतनामी विद्रोह। देखिए सतनामी जो है वो एक कृषक समुदाय था, यानी कि एक किसानों का ग्रुप था। इनका निवास क्षेत्र कहाँ था? नारनौल। तो नारनौल अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए नारनौल कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। इनके विद्रोह का कारण 1672 ईस्वी में एक सैनिक और एक किसान के बीच लड़ाई का मुद्दा बना, और इस क्षेत्र में विद्रोह हो गया। लेकिन मुगल साम्राज्य ने जल्द ही इस विद्रोह को भी दबा दिया। ठीक है। अब पढ़ते हैं राजपूत विद्रोह, जिसमें मारवाड़ और मेवाड़ प्रमुख हैं। तो मारवाड़ का शासक जो था जसवंत सिंह था। 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। मारवाड़ का कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी न होने के कारण औरंगजेब ने अस्थायी तौर पर मारवाड़ को केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर दिया। जसवंत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र जो था, कौन था? अजीत सिंह। तो अजीत सिंह और उसकी माता जोधपुर चले गए और वहां जाकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब हुआ क्या कि 1679 में विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेना मारवाड़ भेजी गई। अनंता मारवाड़ पर मुगलों का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो देखिए समझ आया होगा आपको। हुआ ये कि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनका जो उत्तराधिकारी था इतना अच्छा नहीं था, साहसी नहीं था। तो जो अजीत सिंह था और उसकी माता जो है वो जोधपुर चले गए, पर उन्होंने वहाँ से भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। फिर 1689 में विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेना
जो है मारवाड़ गई और उसके बाद मारवाड़ पर पूरा नियंत्रण मुगलों का स्थापित हो गया। अब देखिए, एक प्रीलिम्स का इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस ही अभियान के दौरान 1689 ईस्वी में ये सन पूछा गया था, डायरेक्ट सन पूछा गया था कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया दोबारा से। ठीक है, तो वो लगाया गया 1689 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो देखिए, जजिया कर आपको पता होगा किस पे लगाया जाता है था, तो वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, यानी कि हिंदू ब्राह्मण पे। ठीक है, मेवाड़ मेवाड़ के शासक राजा सिंह ने अजीत सिंह की सहायता करने के लिए मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको अजीत सिंह कौन था, तो वो जसवंत सिंह का पुत्र था। इसी समय औरंगजेब के पुत्र अकबर ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया और राजपूतों के साथ मिलकर औरंगजेब को सत्ता से हटाने का प्रयास किया। अब देखिए, अकबर जो था औरंगजेब का पुत्र था। अब वो चाहता था कि मैं गद्दी पर बैठूं, तो वो राजपूतों के साथ मिल गया। ठीक है, अब औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं नेतृत्व किया। उसने एक पत्र के माध्यम से अकबर और राजपूतों के मध्य फूट डाल दी तथा मेवाड़ के शासक जय सिंह के साथ संधि कर ली। बाद में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक अजीत सिंह बन गया। तो इस तरह से औरंगजेब ने कुछ नीति चलाई कि उसने एक पत्र लिखा जिससे कि अकबर और जो मेवाड़ के शासक थे उनके बीच जो है फूट पड़ गई, और इस तरह से जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मेवाड़ का जो है स्वतंत्र शासक अजीत सिंह बन गया। अब देखिए, सिख विद्रोह। तो सिख विद्रोह जो है मुगलों के जहांगीर के टाइम से ही शुरू हो गए थे। जब जहांगीर ने खुसरो खां की मृत्यु करवा दी थी, उसके बाद हुआ ये था कि खुसरो खां का समर्थन किया था पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने, तो अर्जुन देव को भी मृत्युदंड दे दिया गया था जहांगीर के द्वारा। तो इस तरह से सिख और मुगलों के टकराव जहांगीर के टाइम से ही थे। उसके बाद शाहजहाँ का काल आता है, तो जो हरगोविंद थे सिख गुरु छठवें, तो उनके साथ भी काफ़ी टकराव चले। उसके बाद अब देखिए, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सिख अंतिम थे। ठीक है, सिख विद्रोह प्रमुखतः 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड दिए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। अब मैंने आपको जहांगीर के टाइम के सिख विद्रोह क्यों हुए, ठीक है, और शाहजहाँ के टाइम पे सिख विद्रोह क्यों हुए, ये सब आपको डिटेल में बताया हुआ है। अब देखिए, जो ये है औरंगजेब के टाइम पर जो सिख विद्रोह थे वो क्यों हुए। जो 90 गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनको मृत्युदंड दे दिया था औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया क्यों, ये इसलिए दिया क्योंकि जो तेग बहादुर थे वो कश्मीरों में जो लोग थे उनको मुसलमान बनाया जा रहा था, तो इसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि जो कश्मीर में हिंदूज़ हैं उनको मुस्लिम बनाया जाए, तो इस तरह से वो हर समय विरोध पर रहते थे। तो इस तरह से औरंगजेब ने उनको मृत्युदंड दे दिया। तो इस तरह से इनके बीच जो है बहुत ज़्यादा कड़वाहट पैदा हो गई। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के पश्चात गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें सिख गुरु थे, उन्होंने औरंगजेब की धर्मांध नीतियों का हमेशा विरोध किया। उन्होंने आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने मृत्यु से पहले ही गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया। तो देखिए, ये मैं आपको जो है सिख वाले टॉपिक्स में पूरा बता दूंगी कि कौन कौन से कितने सिख गुरुज थे और उन्होंने क्या क्या नीतियाँ अपनाई थी। सिखों को एक कट्टर संप्रदाय बनाने में इन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका अदा की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली और गुरु ने दक्षिण भारत के युद्धों में उसका साथ दिया। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि औरंगजेब के शासनकाल के थे, जो कि उसके शासनकाल में राजनीतिक अभियान हुए, प्रमुख विद्रोह हुए, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। और अगर मैं तेग बहादुर की बात करूँ तो ये कौन थे, ये छठवें सिख गुरु किसके थे, जो हरगोविंद थे उनके बेटे थे। इनके बीच में छठवें और सातवें जो सिख गुरु थे वो हरराय और हरकिशन थे। तो ये जो थे वो 90 सिख गुरु थे, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं याद रखने हैं, अच्छे से इनको समझना है, क्योंकि जो औरंगजेब का टॉपिक है वो थोड़ा सा
कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें मराठास के भी विद्रोह होते हैं, तो सिख के भी विद्रोह होते हैं, राजपूत विद्रोह भी होते हैं, तो कई विद्रोह हुए। तो इस तरह से जो और टॉपिक्स हैं उनके बजाय जो अगर कंपेयर किया जाए तो औरंगजेब का टॉपिक जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आप अच्छे से समझना। किसी बुक की भी आप हेल्प ले सकते हो। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप सतीश चंद्र जो है वो बुक प्रेफर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मैं इसमें औरंगजेब की धार्मिक नीति बताऊंगी। इसके काल में जितने भी स्थापत्य और कला रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। साहित्य से रिलेटेड सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।